वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। गाइस, आपके लिए मैं आज बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं ANFD एजिटेट नच फिल्टर एंड ड्रायर। उसके साथ साथ हम जानने वाले NF नच फिल्टर एंड ANF एजिटेट नच फिल्टर, उसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, जानकारी बहुत ही खास है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। जानकारी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है उसको समझ के आप ANFD के बारे में मास्टर होने वाले हो। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ANFD। ANFD का सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल। तो ANFD का प्रिंसिपल है, ANFD is a closed vessel to separate solid and liquid by filtration under vacuum and pressure. It is a closed system, ensure odorless, contamination free and non-polluting working condition, maintaining product and hygiene and avoid any exposure. गाइज, इसका मतलब है ANFD एक क्लोज सिस्टम है सॉलिड लिक्विड का स्लरी को सेपरेट करने के लिए बाय अप्लाइंग नाइट्रोजन प्रेशर एंड वैक्यूम सक ड्राइंग। ANFD एक क्लोज सिस्टम होने के कारण प्रोडक्ट की हाइजीन मेंटेन रहती है, कंटामिनेशन फ्री रहता है और एक्सपोजर से बचाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ANFD ये सेफ वर्किंग इक्विपमेंट है। तो ये हो गया ANFD का प्रिंसिपल। आगे देखते हैं कि ANFD के टाइप्स कौन से होते हैं। बेसिकली ANFD के 2 टाइप्स है। एक है सिंगल पीस, पूरा बॉडी एक सिंगल बॉडी में रहेगा, कोई भी उसमें डिवाइडेशन नहीं होगा। और दूसरा है ड्यूअल पीस, यानी कि ANFD 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। नीचे का बॉडी पार्ट उसका फिल्टर मीडिया रहेगा और ऊपर का बॉडी है वो टॉप मीडिया, जो सॉलिड लिक्विड स्लरी का फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद में हम देखने वाले ANFD का MOC, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस मटेरियल का ANFD मैन्युफैक्चर होता है। जनरली ANFD का कंस्ट्रक्शन है वो SS 304 और SS 316 का बना होता है। उसके बाद में दूसरा MOC है हाइस्टोलाय। ज़्यादा प्रेशर पे, मैक्सिमम प्रेशर पे किसी प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन करना होता है, उस टाइम पर हमें हाइस्टोलाय जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद में है हलार कोटिंग, यानी कि ECTAP। हलार एक कंपनी का नाम है, ECTAP ये केमिकल का नाम है। तो ECTAP का कोटिंग होगा, बाहर से जो बॉडी है वो होल एंड सोल स्टेनलेस स्टील का होगा, लेकिन अंदर का जो कोटिंग है वो ECTAP इथिलीन क्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन, ये जो केमिकल है उसका अंदर से कोटिंग रहेगा। उससे क्या होगा, हाईली एसिडिक मटेरियल होगा, उसको उस ANFD में फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि हाई एसिडिक मटेरियल का किसी भी पार्ट से साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा और वो करोजन नहीं होगा, इसीलिए ECTAP का इस्तेमाल होगा। हाइस्टोलाय का और स्टेनलेस स्टील का जो ANFD है उसका इस्तेमाल बेसिक मटेरियल से न्यूट्रल मटेरियल जो है उसको फिल्टर करने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद में देखते हैं ANFD का कैपेसिटी कितना होता है। गाइस, ANFD का कैपेसिटी बेसिकली एज पर रिक्वायरमेंट होता है। जितना छोटी साइज का रिक्वायरमेंट होगा 500 लीटर से, और मैक्सिमम साइज का रिक्वायरमेंट होगा कि 5 KL तक का भी ANFD हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका बैच साइज कितना है। उसके बाद देखते हैं ANFD में फिल्टर करने के लिए जो बैग इस्तेमाल होता है और सीव इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है। जनरली जो बैग होता है फिल्ट्रेशन करने के लिए वो पॉलीप्रोपिलीन और नायलॉन का बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन ये नॉन फाइबर रिलीजिंग मटेरियल है और सोलन फ्री मटेरियल है। सोलन यानी कि पानी में या लिक्विड में डालने के बाद उसके पोर साइज कोई डिस्पर्स नहीं होगा। उसके बाद अगर स्टेनलेस स्टील का जो जाली है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील 316 का रहेगा। अगर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं या सीव इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका माइक्रोन साइज लगभग 2 से 10 माइक्रोन का होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज पे। तो जनरली हम 5 माइक्रोन का सीव इस्तेमाल करते हैं। गाइज, इसके बाद में देखते हैं ANFD में कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। इसकी जानकारी कुछ टाइम के बाद लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ANFD में सेफ्टी डिवाइस कौन से लगे होते हैं। सबसे पहले सेफ्टी डिवाइस है, उसमें प्रॉपर अर्थिंग बॉन्डिंग होगा, उसमें नाइट्रोजन पर्जिंग, फायर ट्रायंगल को ब्रेक करने के लिए उसमें नाइट्रोजन पर्जिंग होगा, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। और जो फ्लेमेबल मटेरियल इसमें चार्ज करने वाले हैं या सॉलिड लिक्विड का जो स्लरी है वो हाईली फ्लेमेबल होगा, तो उसमें चार्ज करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। उससे हमें कोई भी फायर होने से बच सकते हैं। ANFD में हाई प्रेशर से बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व और रप्चर डिस्क का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी वाल्व का प्रेशर लिमिट अगर 5 kg/cm² अगर सेट किया होगा
तो रप्चर डिस्क का उससे 1 या 2 ज्यादा होगा, यानी कि लगभग 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसका लिमिट सेट किया होगा। तो इससे क्या होगा, अगर गलती से सेफ्टी वाला ओपन नहीं हुआ तो रप्चर डिस्क ओपन हो जाएगा। तो रप्चर डिस्क सिंगल टाइम यूज है, सेफ्टी वाल कुछ सर्टन लिमिट के बाद प्रेशर ज़्यादा होता है तो ओपन होके क्लोज हो जाएगा, यानी कि वो रीयूजेबल है। लेकिन रप्चर डिस्क वन टाइम सिंगल टाइम यूज है, यानी कि 7 kg से ऊपर अगर प्रेशर हो रहा है तो रप्चर डिस्क अपने आप ओपन हो जाएगा और वो प्रेशर रिलीज कर देगा। लेकिन रप्चर डिस्क वन टाइम यूज है, सिंगल टाइम यूज है, एक बार ओपन होने के बाद वो दूसरी बार यूज में नहीं लिया जाएगा, उसको सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया सब सेफ्टी वाल और रप्चर डिस्क। उसके बाद में है प्रॉक्सिमिटी स्विच। प्रॉक्सिमिटी स्विच उसी एनएफडी में है जिसमें 2 मैनहोल होते हैं, एक मटेरियल डिस्चार्जिंग वाल और दूसरा है साइड मैनहोल। साइड मैनहोल मटेरियल मूवमेंट के लिए नहीं होता है, लेकिन मैन मूवमेंट के लिए होता है। एनएफडी में अगर वेसल एंट्री करना होता है तो उस टाइम पर मैनहोल का इस्तेमाल होता है। ये जो डिस्चार्ज पॉइंट है वो सिर्फ मटेरियल अनलोडिंग के लिए होता है। मान लो कि गलती से ये साइड मैनहोल है ओपन रह गया और हमने स्टेरर चालू कर दिया तो स्टेरर नहीं चालू होगा। जब तक ये प्रॉक्सिमिटी स्विच को सेंस नहीं करेगा, जब तक मैनहोल प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा, तब तक एनएफडी का स्टेरर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये सेफ्टी पॉइंट इसमें लगा होता है। उसके साथ साथ हाइड्रोलिक पावर पैक। हाइड्रोलिक पावर पैक का इस्तेमाल स्टेरर को अप एंड डाउन लेने के लिए होता है और जो मटेरियल डिस्चार्ज वाल होता है उसको क्लोज एंड ओपन करने के लिए होता है। तो ये हेवी मशीन है, इसके लिए हमें पावर पैक का इस्तेमाल करना होता है। पावर पैक भी है, सेफ्टी डिवाइस है, तो इतने सारे उसमें सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं। उसके बाद में देखना है कि एनएफडी क्यों इस्तेमाल होता है, यानी कि एनएफडी के यूजेस क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें समझना होगा कि हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होता है वो एनएफडी में इस्तेमाल होता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि ये क्लोज कंडीशन में है तो कोई भी वेपर बाहर निकलेंगे नहीं, कोई भी टॉक्सिक गैस बाहर निकलेंगे नहीं, तो सेफ जोन में मटेरियल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ हाईली टॉक्सिक, यानी कि कोई मटेरियल ऐसा है कि उसके स्मेल में ही बहुत हजार्डस मटेरियल है, उसका जो मटेरियल है वो हजार्डस है, यानी कि टॉक्सिक है, तो ऐसे मटेरियल को फिल्टर करने के लिए एनएफडी का इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर एक्सपोजर नहीं होगा, बाहर एक्सपोज नहीं होगा तो कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंस ही नहीं होगा। इसीलिए कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, हजार्डस मटेरियल है, तो उसको फिल्टर करने के लिए एनएफडी का इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ हाईली करोजिव, कोई भी एसिडिक मटेरियल है, हाईली करोजिव मटेरियल है, कोई भी कॉस्टिक का है या कोई भी एसिडिक मटेरियल है, तो उसको फिल्टर करने के लिए एनएफडी का इस्तेमाल होगा। उसको अगर सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है, तो इसीलिए उसको फिल्टर करने के लिए सीधा एनएफडी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्लोज कंडीशन में, सेफ साइड में। उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक। कोई मटेरियल ऐसा होता है वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद मॉइस्चर पकड़ लेता है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है। एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए हमें एनएफडी में उसका फिल्ट्रेशन करना होता है। तो ऐसे ही मटेरियल, ऐसे ही प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए एनएफडी का इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ है एयरफोबिक। कोई मटेरियल ऐसा होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कलर चेंज कर देता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद आइसोमर चेंज होता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसका नेचर ही चेंज हो जाता है, जैसे कि एयरफोबिक, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिग्रेड हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मटेरियल को फिल्टर करने के लिए एनएफडी का खास तरह से इस्तेमाल होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एनएफडी का डिजाइन किया जाता है और एनएफडी में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने सारे एनएफडी के इस्तेमाल करने के पर्पज है। उसके बाद में हम देखते हैं एनएफडी के बेनिफिट्स। एनएफडी के बेनिफिट्स यानी कि ये सेफ हैंडलिंग इक्विपमेंट है और सेफ वर्किंग इक्विपमेंट है। तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लिए, प्रॉपर समझ के इसका वर्किंग समझ लीजिए, उसके बाद में ही इसको ऑपरेट कीजिए। एनएफडी ये बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसका ऑपरेशन इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। एनएफडी का इस्तेमाल करने का प्रॉपर प्रोसीजर समझ लीजिए, उसके बाद में इसको हैंडल कीजिए। उसके बाद में इसका देखते हैं स्पेयर पार्ट जो हमने बीच में छोड़ दिया था। तो अभी हम देखते हैं स्पेयर पार्ट, उसके बाद में देखेंगे उसका ऑपरेशनल एंड वर्किंग प्रोसीजर। सबसे पहले एनएफडी में स्पेयर पार्ट में स्टार्ट होता है N2 नाइट्रोजन का लाइन। एनएफडी में प्रेशर लेने के लिए हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा, तो नाइट्रोजन का लाइन खास तरह से इसमें डिजाइन किया होगा, उसमें एनआरवी लगा होगा। अगर गलती से नाइट्रोजन प्रेशर कम हो गया और एनएफडी में ज़्यादा प्रेशर है तो कोई भी बैक प्रेशर ना जाए, इसलिए उसमें एनआरवी का
होना जरूरी है। उसके बाद में है W, वॉशिंग लाइन। प्रोडक्ट को वॉश करने के लिए वॉशिंग लाइन लगा होता है, उसमें स्प्रे नोजल लगे होते हैं, यानी कि स्प्रिंकलर टाइप स्प्रे नोजल लगा होता है। उसका पर्पज वेट केक को प्रॉपर वॉशिंग देना और एनएफडी को क्लीनिंग के टाइम पर प्रॉपर क्लीनिंग के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में है F, फीडिंग लाइन। किसी भी प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए उसमें चार्जिंग करना आवश्यक है, तो चार्जिंग लाइन यानी कि फीडिंग लाइन मटेरियल का सॉलिड लिक्विड स्लरी एनएफडी में चार्ज करने के लिए फीडिंग लाइन होता है। उसके बाद में यस, स्टरर शाफ्ट। स्टरर का जो ब्लेड है उसको और मोटर को कनेक्ट करने के लिए स्टरर शाफ्ट का इस्तेमाल होता है। इसमें होलो पीस होता है, यानी कि उसमें होलो एक लाइन होता है जिसमें यूटिलिटी का भी सर्कुलेशन होता है और इसमें बेलो लगा होता है, जिससे बेलो की मदद से स्टरर को अप एंड डाउन करने में आसानी होती है। उसके बाद में है सी, साइक्लोन। किसी कंपनी में इसको डस्ट कलेक्टर बोलते हैं, तो किसी कंपनी में इसको साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन में लगभग 2 से 3 माइक्रोन का बैग लगा होता है। इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है जब प्रोडक्ट को ड्राइंग करना होता है तभी उसमें वैक्यूम लगाना पड़ता है। तो वैक्यूम लगाने के कारण इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे, वो इसमें से वैक्यूम पंप में ना जाए, इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए साइक्लोन में बैग लगा होता है। साइक्लोन में बैग के साथ साथ इसमें यूटिलिटी का भी सर्कुलेशन होता है। ड्राइंग के समय एनएफडी में वैक्यूम और हीटिंग का प्रोविजन होता है, तो उस टाइम पर एनएफडी में जो वाटर वेपर यानी कि सॉल्वेंट वेपर होते हैं वो साइक्लोन थ्रू कंडेंसर में जाएंगे। उस टाइम पर एनएफडी में जो वाटर वेपर और सॉल्वेंट वेपर है उसको कंडेंसर तक जाने के लिए साइक्लोन से जाना होता है। तो साइक्लोन तक जाते जाते उसके जो ड्रॉप्स है, उसके वेपर है, वो कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंस होकर सीधा नीचे ना गिरे, प्रोडक्ट को ड्राइंग होने में कोई असफलता ना हो, ड्राइंग में ड्राइंग करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पर हॉट वाटर का सर्कुलेशन होता है। इससे क्या होता है, यहाँ से जो वेपर ऊपर आए और वो गर्म होके और वेपर फॉर्म में होके कंडेंसर तक प्रॉपर वे से जाए और कंडेंसर में से चिल्ड होके लिक्विड फॉर्म में रिसीवर में कलेक्ट हो जाए। उसके बाद में है डी, डिस्टिलेट लाइन। कंडेंसर तक जो वेपर आए हैं उसको चिल्ड करके कंडेंस करके मदर लिक्विड टैंक या उसमें जो रिसीवर लगा होगा वहाँ तक पहुँचाने का काम डिस्टिलेट लाइन करता है। उसके बाद में है आर, रिसीवर। एनएफडी में जो वाटर वेपर थे यानी कि सॉल्वेंट वेपर थे उसको कंडेंस करके कहीं ना कहीं कलेक्ट करना है, तो उसके लिए रिसीवर का इस्तेमाल होगा, यानी कि वैक्यूम पंप से सीधा वैक्यूम रिसीवर को कनेक्ट होगा और रिसीवर से सीधा हीट एक्सचेंजर को और जो एनएफडी में जहाँ पर हमको वैक्यूम सक ड्राई करना होता है वहाँ पर हमको अप्लाई करना होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में है ई, इक्विलिब्रियम लाइन। वैक्यूम को बैलेंस करने के लिए हीट एक्सचेंजर, रिसीवर यानी एमएल टैंक को इक्विलिब्रियम लाइन कनेक्ट होता है, उससे वैक्यूम का बैलेंसिंग बना रहता है। उसके बाद में है वी, वेंट लाइन। एनएफडी में जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोविजन चाहिए, इसलिए सीधा वेंट लाइन से उसको एयर में रिलीज कर दिया जाता है, तो वेंट लाइन का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद में है एच, हीट एक्सचेंजर। एनएफडी में जो ड्राइंग के समय वेपर होंगे उसको कंडेंस करने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल होगा, जो आपको सबको मालूम ही है। उसके बाद में यम, मोटर। कितना बड़ा कैपेसिटी का एनएफडी है उसके हिसाब से कितनी कैपेसिटी का, कितना हॉर्स पावर का मोटर लगेगा, उसके हिसाब से उसमें डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद में जी, गियर बॉक्स। मोटर और स्टरर शाफ्ट है, उसके बीच में स्टरर को रोटेट करने के लिए, स्टरर का आरपीएम मैनेज करने के लिए गियर बॉक्स का इस्तेमाल होगा। और जो स्टरर है उसका आरपीएम लगभग 10 आरपीएम होता है, यानी कि 1 मिनट में वो 10 राउंड रोटेट होता है। उसके बाद में है यू, अनलोडिंग। किसी कंपनी में इसको अनलोडिंग पॉइंट या किसी कंपनी में डिस्चार्ज पॉइंट बोलते हैं। एनएफडी में जो मटेरियल ड्राई हो गया है उसको अनलोड करने के लिए कहीं ना कहीं से तो प्रोविजन चाहिए, तो ये डिस्चार्ज वाले उसको हाइड्रोलिक पावर पैक से ओपन करते हैं और स्टरर को कटिंग डायरेक्शन में उसको धीरे धीरे नीचे लेते हैं और जैसे जैसे मटेरियल अनलोड करते हैं वैसे वैसे स्टरर नीचे लेते जाएंगे और एनएफडी में से होल एंड सोल मटेरियल अनलोड कर लेंगे। इसके लिए डिस्चार्ज पॉइंट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में है एसएम, सैंपल पॉइंट।
मटेरियल ड्राइंग होने के बाद उसको टेस्टिंग तो करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग करने के लिए सैंपल निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम पर सैंपल पॉइंट का इस्तेमाल होगा। सैंपल निकालते समय एनएफडी में जो वैक्यूम है उसको नाइट्रोजन से रिलीज कर देना है। नाइट्रोजन से रिलीज करने के बाद उसमें माइल्ड प्रेशर लेना है और जो सैंपल पॉइंट है उसका वॉल ओपन करना है और सैंपल कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसमें कंटिन्यू वैक्यूम प्रोवाइड कर देना है। वैक्यूम लगाने के बाद जो सैंपल पॉइंट में थोड़ा बहुत मटेरियल आया है उसको और ओपन करके एनएफडी में सक कर लीजिए और एनएफडी में कंटिन्यू वैक्यूम ड्राइव स्टार्ट कर लीजिए आपके प्रोसीजर के हिसाब से। उसके बाद में है सेफ्टी वाल और रप्चर डिस्क, जो मैंने पहले ही बता दिया। सेफ्टी वाल और रप्चर डिस्क सेफ्टी डिवाइस है। एनएफडी में प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है गलती से तो वहाँ से एनएफडी में से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और एनएफडी में जो एक्सीडेंट होने वाला है उससे बचा होगा। उसके बाद में है पी। एनएफडी में जो स्टरर होता है वो पैडल टाइप का स्टरर होता है। इसके साथ साथ एनएफडी में मैकेनिकल सील भी होता है, यानी कि मैकेनिकल सील का इस्तेमाल एनएफडी में अगर गलती से प्रेशर हो गया तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ से कोई भी वैक्यूम या प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, इसके लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में एनएफडी में होता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम ड्राइंग करने के लिए एनएफडी को लगेगा वैक्यूम, तो वैक्यूम पंप से ही जनरेट होगा, तो अच्छे क्वालिटी का वैक्यूम पंप वहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद में एमएल टैंक। एनएफडी में से जो मदर लिकर है उसमें से सक ड्राई करेंगे, नाइट्रोजन से प्रेशर देंगे तो एमएल कहीं ना कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मदर लिकर टैंक में से सीधा उसको बड़ी टैंक में कलेक्शन करेंगे। यानी कि मदर लिकर टैंक के साथ साथ आपको एक टैंक का और रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पर कंटिन्यू मदर लिकर ट्रांसफर होता रहेगा। उसके लिए अच्छे खासे पंप की जरूरत पड़ेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ये बेस्ट पंप है एनएफडी में एमएल को कलेक्शन करने के लिए। गाइस, इसके साथ साथ एनएफडी में और कई तरह से छोटे छोटे डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन इतने डिवाइस की आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो इतनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है एक एनएफडी को समझने के लिए। गाइज, इसके बाद में हम जानने वाले एनएफडी का वर्किंग प्रोसेस एंड ऑपरेशनल प्रोसेस। गाइज, अगर आपको एनएफडी हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको उसका प्रेशर टेस्ट जान लेना है। तो प्रेशर टेस्ट कैसे लेना है? मान लीजिए कि आपके बीपीसीआर में एनएफडी को हैंडल करने का, यानी कि उसको फिल्टर करने का मैक्सिमम लिमिट दिया है प्रेशर का 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, यानी कि 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको नाइट्रोजन का प्रेशर लेना है एनएफडी में, और उसको कुछ सर्टन टाइम तक, आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आपके बीपीसीआर में उसका प्रोसीजर अगर दिया है तो ठीक है। अगर आपके बीपीसीआर में प्रोसीजर नहीं दिया है तो उसको एटलीस्ट 1 घंटे तक होल्ड कीजिए और उसका ड्रॉप चेक कीजिए। उसका ड्रॉप अगर नील है तो आप एनएफडी में प्रोसेस कर सकते हैं, एनएफडी में फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका फिल्ट्रेशन का स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है आपने तो जान लिया, यानी कि उसको सबसे पहले प्रेशर टेस्ट लेना है। उसके साथ साथ प्रेशर टेस्ट लेने के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसमें जो ऑक्सीजन था वो रिलीज हो जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर अगर आपने नाइट्रोजन का लिया है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, यानी कि वो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, फायर ट्रायंगल ही ब्रेक हो जाएगा। तो प्रेशर रिलीज करने के बाद आपको सीधा स्लरी स्टार्ट करना है फीडिंग लाइन से। तो लगभग 80% स्लरी आप एनएफडी में चार्ज कर दीजिए। तो 80% भरने के बाद उसको 5 से 10 मिनट तक सेटल होने दीजिए। उसके बाद में आपको नाइट्रोजन का प्रेशर अप्लाई करना है धीरे धीरे। सडनली एनएफडी में कभी भी प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे शांति से उसमें प्रेशर लेना है। तो उसके बाद में एमएल आना कंटिन्यू चालू हो जाएगा। आपको एक विजुअल इंस्पेक्शन करना है, मदर लिकर का सैंपल निकाल सकते हो या उसमें जो ग्लास है उसमें से आप विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हो कि मदर लिकर जो है वो प्रॉपर क्लियर है तो उसको कंटिन्यू फिल्टर आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पंप की आवश्यकता पड़ेगी। कंटिन्यू पंप को स्टार्ट रखिए और मदर लिकर का जो कलेक्शन है उसको जो सुटेबल टैंक में या सुटेबल जगह पर आप जैसे कलेक्शन करना चाहते हो उसको कंटिन्यू कलेक्शन करते रहिए। नाइट्रोजन को कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए, कभी भी उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मदर लिकर का जो एक्सपल्शन रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगा, उसमें से कम एमएल आएगा। ऐसे टाइम पर आपको स्टरर का जो है पोजीशन वो अपर साइड लेना पड़ेगा और वेट केक को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का पैक का इस्तेमाल कीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज में स्टरर घूमेगा तो वो प्रेसिंग मोड होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो कटिंग मोड में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में लेना है। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, तो उस टाइम आपको सही तरह से आंसर देना है।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये प्रेसिंग मोड होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कटिंग मोड होता है। तो वेट केक को प्रॉपर प्रेसिंग मोड में मूव कीजिए और वो धीरे धीरे स्टरर का जो शाफ्ट है उसको धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन कीजिए। इससे वेट केक का प्रॉपर प्रेसिंग होगा। उस टाइम पर मदर लिकर बहुत ही फास्ट तरह से निकलना चालू हो जाएगा और इसके बाद मदर लिकर है वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वेट केक को प्रॉपर कटिंग मोड में मूव करना है, यानी कि स्टरर का जो डायरेक्शन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है और उसको धीरे धीरे सेटल डाउन करना है। सेटल डाउन करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी अबनॉर्मल साउंड ना हो और एबनॉर्मल वाइब्रेशन ना हो। तो स्टरर को धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन करना है। तो सेटल डाउन करते समय आपको उसका जो डायरेक्शन है वो कटिंग मोड में रखना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है। तो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो वेट केक को वॉश करना पड़ेगा। तो एज पर बीपीसीआर आपका जो सॉल्वेंट होगा वेट केक वॉशिंग करने के लिए उसको वॉशिंग लाइन थ्रू चार्ज कर दीजिए। गाइज यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वॉशिंग को चार्ज करने के बाद उसका प्रॉपर यूनिफॉर्म स्लरी बनाइए। स्लरी बनाने के लिए स्टरर का जो वे है वो कटिंग मोड में कंटिन्यूस उसको सेटल डाउन करते रहिए, अप डाउन करते रहिए, उससे प्रॉपर एक स्लरी बनेगा। उसके बाद ही आपको उसका फिल्टर करना है। सडनली चार्जिंग के बाद उसको फिल्टर मत कीजिए, यानी कि उसको प्रॉपर वॉशिंग होने में टाइम लीजिए। तो जैसे ही वो प्रॉपर स्लरी बन जाएगा उसके बाद में स्टरर को शांति से टॉप साइड में सेटल कर दीजिए और उसके बाद में धीरे धीरे मदर लिक्वर को फिल्टर करने के लिए उसमें नाइट्रोजन अप्लाई कीजिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सपल्शन रेट स्लो हो जाएगा, यानी कि उसमें से जो वॉशिंग लिक्विड चार्ज किया था वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा प्रेशर से। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मदर लिक्वर जैसे स्लो हो जाएगा, एमएल आना बंद हो जाएगा, तो मदर लिक्वर का ट्रांसफरिंग वाल्व बंद कर दीजिए, उसका वेंट वाल्व बंद कर दीजिए और वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दीजिए। मदर लिक्वर टैंक में प्रॉपर हाई वैक्यूम ले लीजिए, वैक्यूम से भी इसको सक ड्राई करना चालू कर दीजिए। इसके बाद आपको जो नाइट्रोजन का रेट था वो स्लो रखना है। ध्यान देना है कि वैक्यूम पंप में प्रेशर ना हो जाए, तो नाइट्रोजन स्लो रखिए और वैक्यूम कंटिन्यू रखिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें से जो एक्सपल्शन था मदर लिक्वर का वो बंद हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर इसमें जो मदर लिक्वर था वो मैक्सिमम तरह से नल हो गया है, मैक्सिमम तरह से हमने सब ड्राई कर लिया है। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर था वो था ANF, एजिटेट, नच एंड फिल्टर। एजिटेट भी हो गया, नच यानी कि सक ड्राई भी हो गया और फिल्टर तो हो ही गया। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर था ड्राइंग से पहले का वो था ANF। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर रहता है वो ANF में परफॉर्म होता है। इसके बाद में यहाँ से चालू होता है D, यानी कि ड्राइंग प्रोसीजर। अगर NFD में ड्राइंग परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो ड्राइंग परफॉर्म करने के लिए आपको NFD में जो एमएल का जो वाल्व था उसको बंद कर देना है, वैक्यूम पंप स्टार्ट कर देना है और एनएफडी में मैक्सिमम वैक्यूम अचीव करना है। तो उसको एज पर बीपीसीआर आपको उसको मैक्सिमम टाइम वैक्यूम ड्राइंग कीजिए। वैक्यूम ड्राइंग करने से क्या होगा, इसमें से जो मैक्सिमम वाटर वेपर है यानी सॉल्वेंट वेपर है वो लगभग नील हो जाएगा। उसके बाद में अप्लाई करना है आपको हीटिंग। तो हीटिंग कौन सी डायरेक्शन में लगेगा और कहाँ लगेगा इसकी आपको मैं जानकारी देता हूँ। एनएफडी का जो बॉटम जैकेट है वहाँ पर भी हीटिंग अप्लाई होगा। एनएफडी का जो साइड जैकेट है जो बाहर से दिखता है उसमें भी जैकेट होता है, उसमें भी हॉट वाटर अप्लाई होगा। एनएफडी का जो स्टरर शाफ्ट है उसके जो ब्लेड है उसमें भी यूटिलिटी यानी कि हीटिंग का सर्कुलेशन होगा। और उसके साथ साथ जो साइक्लोन है, साइक्लोन में भी हॉट वाटर का सर्कुलेशन होगा। यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो यहाँ पर और उसको गर्म करने के लिए साइक्लोन में हीटिंग लगाएंगे। अगर वहाँ से वाटर वेपर और सॉल्वेंट वेपर इसमें आएंगे तो क्या होगा, लम्स क्रिएट हो जाएंगे, प्रॉपर वे से मटेरियल ड्राई ही नहीं होगा। तो इसलिए साइक्लोन में हॉट वाटर का सर्कुलेशन होगा। वहाँ पर 2 माइक्रोन का बैग लगा होगा, वहाँ से कोई भी डस्ट पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, ओनली वाटर वेपर और सॉल्वेंट वेपर ही कंडेंसर तक जाएंगे और कंडेंसर से चिल्ड होके एमएल टैंक में या रिसीवर में आपको जहाँ कलेक्शन करना है, जिस टैंक में आपको जैकेटेड ब्राइन या चिलिंग लगाया होगा जिस रिसीवर में, वहाँ पर आपको कलेक्ट करना है। कुछ वीडियो में आपको बताएगा कि ड्राइंग करते समय बॉटम वाल ओपन रखिए
तो ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है, गलत प्रैक्टिस है। गर्म वेपर वैक्यूम पंप में जाता है तो कोई भी फायर का इंसिडेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एनएफडी में ड्राइंग करते समय मदर लिकर का जो टैंक का वॉल है वो प्रॉपर तरीके से बॉटम से बंद रखना है और उसका वैक्यूम है वो सीधा कंडेंसर थ्रू रिसीवर में ही होना चाहिए। तो ये सही तरीका है और इक्विलिब्रियम लाइन आपको प्रॉपर तरह से हैंडल करना है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, एक सर्टन लिमिट तक उसको ड्राई करना है, यानी कि 5-6 घंटा एज पर आपकी प्रोसीजर के हिसाब से उसको ड्राई करना है। कंटिन्यू ड्राइंग प्रोसीजर ऑन रखनी है। उसके बाद में उसको टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सैंपल निकालने का प्रोसीजर क्या है, जो मैंने पहले आपको बता ही दिया था, तो वापस से आपको बता देता हूँ। सैंपल विड्रॉ करने के लिए आपको सैंपल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सैंपल पॉइंट को एक बार चेक कर लेना है, उसमें कोई चॉकिंग वगैरह तो नहीं, तो इसको एक बार ओपन करके देख लेना है। सैंपल कलेक्शन करने के लिए आपके बीपीसीआर में जो प्रोसीजर दिया है वो आपको फॉलो करना है, यानी कि वो इसी प्रकार से होगा जो मैं आपको बताता हूँ। सैंपल कलेक्शन करने के लिए वैक्यूम स्टॉप करना है, उसको नाइट्रोजन से वैक्यूम रिलीज करना है, माइनर उसमें प्रेशर लेना है। प्रेशर लेने के बाद जो सैंपल पॉइंट है उसको ओपन करके कुछ मात्रा में सैंपल ले लीजिए और सैंपल वाल को बंद कर दीजिए। उसके बाद में उसमें सडनली वैक्यूम लगा दीजिए। वैक्यूम लगाने के बाद जो सैंपल पॉइंट है उसको और ओपन करके उसमें जो भी मटेरियल आया होगा उसको वापस से एनएफडी में सक कर लीजिए और सैंपल वाल बंद कर दीजिए। उसके बाद में एज पर प्रोसीजर आपको ड्राइंग कंटिन्यू रखना है, सैंपल टेस्टिंग करने के लिए भेज देना है। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट और एलओडी आपका कंप्लाई जाएगा तो प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले कूल करना पड़ेगा। तो कूल करने के लिए आपको हॉट वाटर यानी कि हीटिंग स्टॉप करनी पड़ेगी और कूलिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो कूलिंग भी सभी जगह से, जो एनएफडी का बॉटम डिस्क है उसमें भी कूलिंग सर्कुलेशन करना पड़ेगा, जो एनएफडी का बॉडी है उसमें भी कूलिंग सर्कुलेशन करना पड़ेगा, साइक्लोन में भी और स्टरर के शाफ्ट में भी आपको कूलिंग का सर्कुलेशन करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम में आपका लिमिट में टेम्परेचर आ जाएगा तो उसको आपको मटेरियल को अनलोड करना रहेगा। तो मटेरियल अनलोड करने के लिए आपका जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो कीजिए और वो प्रोसीजर इसी प्रकार से होगी। मटेरियल को अनलोड करने के लिए डिस्चार्ज वाल्व ओपन कीजिए हाइड्रोलिक पावर पैक का इस्तेमाल करके और धीरे धीरे स्टरर को कटिंग मोड में मूव करके सेटल डाउन कीजिए। सेटल डाउन करने से धीरे धीरे आपका जो मटेरियल है वो एनएफडी से डिस्चार्ज वाल में आएगा और डिस्चार्ज वाल से आपको जहाँ कलेक्ट करना है ड्रम में, कंटेनर में, बैग में, वहाँ पर उसको अनलोड कर दीजिए। एनएफडी में से टोटल मटेरियल अनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको डिस्चार्ज वाल और अनलोडिंग पॉइंट जो है वो बंद कर देना है। यहाँ तक आपका अनलोडिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है दोस्तों क्लीनिंग प्रोसीजर। तो एनएफडी का जो क्लीनिंग है वो आपके बीपीसीआर के हिसाब से, आपका प्रोसेस के हिसाब से, आपके एसओपी हिसाब से परफॉर्म करना है। लेकिन जनरल क्लीनिंग का प्रोसीजर क्या है मैं आपको एक बार वीडियोग्राफी से भी दिखा देता हूँ। धीरे धीरे जो मैंने पिक्चर लगाया है उसको देख के आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो एनएफडी क्लीनिंग करने के लिए कुछ कंपनी में साइक्लोन से स्टार्ट होता है, यानी कि डस्ट कलेक्टर से स्टार्ट होता है, और कुछ कंपनी में सीधा फ्लशिंग का होता है। तो जो वीडियो दिखा रहा उसको देख के आपको समझना है कि साइक्लोन से जो सॉल्वेंट है, सूटेबल सॉल्वेंट है, उसको फ्लश करना है। जो वॉशिंग नोजल है उसमें से सॉल्वेंट को स्प्रे नोजल थ्रू उसको फ्लश करना है और उसको स्टर करके मदर लिकर लाइन से आपको प्रेशर से उसको खाली कर देना है। उसके बाद में उसको हीटिंग और कूलिंग अप्लाई करके ड्राई कर देना है। सो गाइज, ये थी एनएफडी के बारे में ओवरऑल जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।